नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका न्यूज़ कर साइज यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ब्लैक होल के बारे में। इससे पहले मैंने आपको तारों की उत्पत्ति से संबंधित मैंने वीडियो बनाया था और तारे का अंत कैसे होता है उसके बारे में बताया था कि कोई तारा कैसे बनता है। हाइड्रोजन के बादल सघन हो जाते हैं और उसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होने लग जाता है। फिर एक तारे की अंतिम अवस्था भी आती है। अंतिम अवस्था में उसकी कंडीशन होती है, उसकी अंतिम अवस्था दो बातों पर निर्भर करती है। एक मास ऑफ सन ms के ऊपर कि ms जो उसका है 1.44 ms है या फिर उससे कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो 1.44 ms मतलब मास ऑफ सन, जिसको किसने, चंद्रशेखर ने इसको बताया था। इसके बारे में 1930 के आसपास चंद्रशेखर जी ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने बताया कि अगर जो किसी भी तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। अगर जो 1.44 ms से कम है तो क्या होगा, लाल दानव बनेगा। लाल दानव के बाद वाइट डार्क के बाद फिर ब्लैक डार्क बन जाएगा। तो ये उन्होंने बताया। लेकिन अगर ये बात मैंने इससे पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। इसके जो बात की कहानी उसको हम बात करेंगे कि आखिर सुपरनोवा विस्फोट के बाद की कंडीशन क्या होगी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ब्लैक होल की परिकल्पना, आखिर ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल दरअसल एक कि तारे का एक, हम कह सकते हैं, एक प्रकार से अंश है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार से हम कहें तो इतना ज़्यादा होता है कि उसके अंदर से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता है। तो हमें वो दिखता नहीं है। हमें कोई चीज़ दिखती तभी है जब प्रकाश वहाँ से आ करके हमारी आंखों में पड़ता है, तो हमें कोई चीज़ दिखती है। जैसे मान लीजिए कि आप मुझे देख रहे हैं तो क्योंकि प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है, फिर आपके ऊपर आपको दिख रहा है, तो इसी तरीके से आपको वो चीज़ दिखती है। लेकिन मैं बात कर रहा था, जब मैंने ग्रहों के ऊपर मैंने पहला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने एक बात की थी पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग का मतलब ये होता है कि अगर जो हम किसी भी, मैंने इस पेन को अगर जो मैं इतनी तेज़ी से फेंक दूं ऊपर कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चली जाए तो उसको क्या हम बोलेंगे, पलायन वेग के नाम से जानते हैं। तो अगर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, मतलब पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, अगर जो मैं इस पेन की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंक दूं तो ये पेन क्या होगा, हमारे पास वापस नहीं आएगा। ये क्या होगा, हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अर्थात हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर जो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में रखने के लिए ज़रूरी है कि उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल का जो पलायन वेग है वो प्रकाश की रफ्तार से भी ज़्यादा है। मतलब कि उसका पलायन वेग कितना है, सूर्य के, मतलब अगर हम जो सन है उससे, मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है उससे भी तेज चलता है। पलायन वेग क्या, उससे ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता है। इस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ वहाँ पे प्रकाश बाहर ही नहीं आएगा तो हमें वो दिखाई कैसे देगा। तो इस बात में हम बिल्कुल सत्यता है कि ब्लैक होल को कोई देख ही नहीं सकता। लेकिन हम जब पैटर्न पढ़ते हैं आकाशगंगा के बारे में तो हमें तो तारों की तीन, मैंने बताया था कि क्या होती हैं, सर्पिलाकार हमें क्या दिखती हैं कि भुजाएं दिखती हैं। तो उन भुजाओं के आधार पर, जो भुजाएं चक्कर काट रही हैं उनके आधार पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बीच में क्या ब्लैक होल है। लेकिन ब्लैक होल को कोई देख नहीं सकता। तो तारे की स्थिति, आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं ब्लैक होल बहुत सारे हैं, तो उन सब के बारे में हमें देखना है कि ब्लैक होल बनता कैसे। ये वहीं से कहानी शुरू होती है जहां से 1.44 ms की बात आती है। तो हम देखते हैं उसके बारे में। मैंने एक फिगर बनाया है पीछे, फिगर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 1.44 ms से कैसे चंद्रशेखर जी ने इसके बारे में बताया और उनका विरोध कैसे हुआ और दूसरे साइंटिस्ट ने उसको लेकर के, ब्लैक होल के लेकर के अपनी संकल्पना कैसे दी कि 1.44 ms से के भी कुछ अवधारणाएं एक्स्ट्रा हैं, उन्होंने कैसे उसमें ऐड किया, उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने बताया था कि सन है, सूरज बन चुका है। मैंने यहाँ तक की कंडीशन मैंने पहले बताया। सूरज की अगर एक स्थिति बनती है 1.44 ms से कम है तो काला, मतलब कि लाल दानव, फिर काला वामन, मतलब वाइट डार्क के बाद फिर ब्लैक डार्क बन जाता है। लेकिन 1.44 ms से ज़्यादा है, मतलब कि मास ऑफ सन इसका 1.44 ms से अधिक है। ms मतलब मास ऑफ सन, मैं पहले बताया हूँ, उससे ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। मतलब लाल दानों के बाद इसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। ये सुपरनोवा विस्फोट आखिर होता कैसे है, मैंने पहले बताया है। सुपरनोवा विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और हीलियम क्या होता है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन जब लोहे में कन्वर्ट होता है तो जो उसका क्रोड होता है, मतलब कि तारे का क्रोड जो होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, लोहा जब उसमें क्रोड में जम जाएगा तो उसकी जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब होने लगती है। और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया डिस्टर्ब होने लगती है तो जो तारा होता है उसकी बाहरी आवरण जो होता है वो विस्फोट की वजह से क्या होता है, उसकी बाहरी सतह उड़ जाती है, उसमें इतनी तेज़ी से विस्फोट दिखता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर उससे कम वाले में सुपरनोवा विस्फोट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो विस्फोट कर पाए।
तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद में अब बात है कि आखिर न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल कैसे बनते हैं। अगर जो 1.44 एमएस से ज़्यादा तो सुपरनोवा विस्फोट हो गया, तो सुपरनोवा विस्फोट के आगे की कहानी हम देखते हैं। फिर जब बात आती है तो इसमें नाम आता है रॉबर्ट ओपेनहाइमर का। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम आता है, एक वैज्ञानिक है। उन्होंने इसमें थोड़ा सा संशोधन किया और उन्होंने बताया, उन्होंने ये एक बात ये कही कि जो सुपरनोवा विस्फोट है उसके बाद की कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि अगर जो किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से कम है, अगर जो सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने कम है तो ये न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बताया था। मतलब कि अगर जो 3 गुने से कम है तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। मतलब कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद की कहानी, अगर जो किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रॉन तारा 3 गुने से कम है तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। लेकिन सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात अगर जो उसका जो द्रव्यमान 3 गुने से अधिक है, 3 गुने से अधिक है तो क्या बन जाएगा, वो ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब कि 3 गुने से कम तो न्यूट्रॉन तारा, 3 गुने से अधिक तो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ये बात उन्होंने बताई। ब्लैक होल बनने की जब प्रक्रिया, मतलब जब ब्लैक होल बनता है, ये ब्लैक होल है क्या चीज़, मतलब कि ये तारा क्या हुआ, ये विस्फोट होने के बाद ये क्या हुआ, धीरे धीरे इतना ज़्यादा सिकुड़ जाता है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इसके बाहर, मतलब कि इसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता है। तो ये ब्लैक होल जब बनता है, इसकी जो ब्लैक होल की संकल्पना जो सबसे पहले जो दी थी वो किसने दी थी, चंद्रशेखर जी ने दी थी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने क्या किया था, इसमें सबसे पहले अपनी संकल्पना दी थी ब्लैक होल को लेकर के। तो यहीं से क्या होगा, ब्लैक होल बन जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्लैक होल की बात समझ में आ गई होगी। और कहते हैं कि मतलब ब्लैक होल से कोई चीज़ बाहर नहीं आती, लेकिन इससे एक चीज़ बाहर आती है जिसको हम बोलते हैं एक्स रेज। एक्स रेज क्या होती हैं, इसमें से बाहर निकलती रहती हैं। एक्स रेज क्या होती हैं, बाहर से निकलती रहती हैं। एक आप देखे होंगे या सुने होंगे ब्लैक होल से, जैसे जो वैज्ञानिक वगैरह जो बातें बताते हैं उसके एक डायग्राम के जरिए आपको, मतलब कि एक आप देखे होंगे, आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं पे सर्च कीजिए, तो आपको ब्लैक होल जब आप देखेंगे तो आपको एक ब्लैक कलर का दिखेगा, उसके आसपास से हमें सर्पिलाकार चीज़ दिखाई देती है। तो डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश की जाती है कि हाँ कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन जब विस्तृत स्तर पर बात होती है तो कुछ बात इस तरीके से की जाती है। ये ब्लैक होल बता दिया जाता है और उसके आसपास से 3 सर्पिलाकार भुजा बता दी जाती है। इन भुजाओं को ही देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि ये अंत में क्या होंगे, ब्लैक होल के रूप में बदल जाएंगे। तो ये क्योंकि जानते हैं तीसरी भुजा में नए तारे बनते हैं, और ये जो अंत वाली भुजा है इसमें से क्या होता है कि तारे का अंत हो जाता है और वो ब्लैक होल में समाहित हो, मतलब ब्लैक होल बनते चले जाते हैं। ये बात उसमें बताई गई है। लेकिन जब तारा आखिर बना तो उसके टेम्परेचर वगैरह, मतलब कि एक तारा जो होता है वो उसका जो प्रकाश होता है वो आखिर दर्शाता क्या है, तो तारे का जो प्रकाश होता है वो हमें उसके तापमान को दर्शाता है। अगर तारे की जो प्रारंभिक अवस्था देखें तो हमें नीले कलर का दिखेगा, मतलब कि नीले कलर का, अगर जो वैसे आपको तो तारे वैसे नॉर्मल जैसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, लेकिन अगर जो बात करेंगे तारे की तो सबसे ज़्यादा प्रकाश, मतलब नवीन तारा जो होता है वो नीले कलर का दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता चला जाता है और तारा के अंतिम अवस्था धीरे धीरे आती है तो क्या होता है, वो अपना कलर चेंज करने लगता है। नीले के बाद वो नीले और सफ़ेद में आ जाएगा, फिर पीला दिखेगा, फिर अंत में लाल कलर का दिखने लग जाता है। वहीं से लाल दानों की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेम्परेचर लिखा हुआ है तारे के, मतलब तारे का जो प्रकाश है या कहें कि तारे का जो तापमान है वो कितना कितना किस कलर में दिखेगा। तो अगर हम बात करेंगे नीले की, तो नीले में 50,000 से 28,000 के बीच में, अगर जो मतलब 50,000 सबसे ज़्यादा और 28,000 मिनिमम, इनके बीच में अगर जो है तो वो तारा किस कलर का दिखेगा, नीला दिखेगा। और नीला सफ़ेद तब दिखेगा जब 28,000 से 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर होगा, वो तो क्या होगा, वो हमें नीला दिखता है। लेकिन जब श्वेत की बात आती है तो 10,000 से 7500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की बात होगी तो हमें कैसा दिखेगा, श्वेत, मतलब सफ़ेद दिखेगा। पीला जब दिखेगा वो 6,000 से 4900 डिग्री सेंटीग्रेड की बात है। और क्योंकि हमारा सूरज क्या है, इसी में आता है, मतलब पीले में आता है। 6,000 से 4900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमारा जो सूरज है वो इसी में आता है। फिर एक लाल है, लाल है 3500 से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आता है। और यही इसके बाद में फिर लाल दानों के बाद की फिर तारे का अंत यहीं से क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि हमारे पृथ्वी से सबसे पास का तारा कौन सा है। परीक्षा में बार बार घुमा घुमा के प्रश्न ऐसे पूछे जाते रहते हैं कि हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। लेकिन जब बात आती है हमारे सौरमंडल से सबसे नज़दीक का तारा, तो हमारे सौरमंडल से सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो इसे याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सूर्य में डिफरेंस। सूर्य हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे किससे नज़दीक है, हमारे सौरमंडल से नज़दीक है। हम वही सौरमंडल जिसमें हमारा एक सूर्य है और उसके आसपास 8 ग्रह हैं और भी जो सदस्य हैं
वो सब। तो यहाँ से सबसे नज़दीक प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। फिर एक मैं बात बता दूं, मैं ब्लैक होल की तो बात आपको बताता जा रहा हूँ कि यह ब्लैक होल है, सब कुछ है, लेकिन आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा। मैंने विश्व भूगोल में मैंने आपको एक जिक्र किया था ब्लू होल के बारे में। तो ब्लैक होल तो मैंने बता दिया क्या है, अब आप लोग ब्लू होल बताइए। किसी देश में स्थित है ब्लू होल, तो आप बताइए आखिर ब्लू होल कहाँ है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आखिर ब्लू होल कहाँ पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दरअसल इसमें और भी बहुत सी अवधारणाएं हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से रखते हुए मैं आपको जो उसका निचोड़ है वही मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीप में डालने का कोई मतलब नहीं। परीक्षा में इससे प्रश्न आते रही हैं बहुत ज़्यादा, और ये कुछ ऐसा सेक्टर है कि आपको समझ में भी आने वाला है नहीं। आप कितना भी पढ़ते रहिए और इसमें तुरंत फिजिक्स घुस जाएगी और क्या होगा, आप परीक्षा से इतर भागने लगेंगे। तो ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत है नहीं। आपको बस इतना जानना है, वैज्ञानिकों के नाम वगैरह जानने हैं, और ब्लैक होल क्या है इसके बारे में जानना है, मास ऑफ सन की प्रक्रिया जाननी है, और 3ms और 1.44 ms की परिकल्पना जाननी है, वैज्ञानिकों के नाम, और सूरज के कैसे सुपरनोवा विस्फोट होता है। इन सब की प्रक्रिया जो है, मतलब कि जो 1.44 ms टाइप की जो भी चीज़ें हैं, 3ms हो चाहे 3ms से अधिक हो, 3ms से कम हो, 1.44 ms से कम, 1.44 ms से अधिक, कालाबामन तक प्रक्रिया जो भी, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है उनको आपको समझना है। बाकी क्या आपको इसमें बहुत डीप में जाएंगे तो आप चलते चले जाएंगे और आपको किसी प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इसके बारे में खोज ही चल रही है। सब लोग जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वैसे क्या है इस पर रिसर्च चलती चली जा रही, क्योंकि देख तो कोई सकता नहीं, बस संकल्पनाएं अपनी दे सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए याद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में आपको मैं फटाफट में आपको इकोनॉमिक्स की शुरुआत करूंगा, जिसमें मैं चर्चा करूंगा राष्ट्रीय आय के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स को भी मैं पैरेलली लेकर के चलूंगा, एस्ट्रोनॉमी भी चल ही रहा है। तो फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो मिले आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो फिलहाल वीडियो देखा कीजिए, पूरी देखने की कोशिश किया कीजिए। अपने मित्रों के साथ एक बार मेरे कहने पर जो एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इससे क्या हो, अवगत हो सकें। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।